नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस शो में इस्लाम से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम खुलकर बात करते हैं। मौजूदा वक्त में एक कानून जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हमारे देश में हो रही है वो कानून है सीए, जिसको मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ इस पर जानकार कहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अंबर जैदी, सीए लागू हो चुका है पूरे देश में। एक तबका है पॉलिटिकल क्लास का जो कई सवाल खड़े कर रहा है, इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं जो कई आपत्तियां जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उसके पक्ष की बातें बता रही है, ये कहते हुए कि देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीए अच्छी पहल है, बुरी पहल है, क्या आपत्तियां हैं या क्या आपको लगता है सीए को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सबसे पहली बात तो मैं इस बात से अपनी वक्तव्य की शुरुआत करना चाहती हूँ कि भारत के मुसलमानों का सीए से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। और जिस तरह के भी भ्रम और अफवाहें सीए के मुतालिक हम अपने समाज में विपक्षी दलों के द्वारा फैलाते हुए देखते हैं, इस पर ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। क्योंकि जिस तरह से भी हमने 2019 की बात करी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये अस्तित्व में आया, हालांकि हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं 1955, तो ये पूरा हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ी हुई ये पूरी स्थिति है। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा इस तरह से रखा जाता है जिससे पूरे समाज में, भारत के खासतौर से मुसलमानों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और वो ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड किया गया है सीए के अंतर्गत। शुरुआत में नेहरू लियाकत पैक्ट से करना चाहती हूँ अनुराग, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वहीं से होती है। ये पैक्ट हुआ नेहरू लियाकत पैक्ट, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट पैक्ट है। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना ये उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। भारत ने उस पैक्ट का पालन पूर्णतः किया और हम देखते हैं कि उसके फलस्वरूप भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं सबके अधिकार इक्वली यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन उसके ही विपरीत अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत पैक्ट का पालन कभी नहीं किया है। और ये हम आए दिन आज भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका धर्म, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है। उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं उन पर अटैक किया जाता है। आए दिन सिखों के गुरुद्वारे की बात करें, हिंदुओं के मंदिरों की बात करें, या फिर हम माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियां हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं, कम उम्र की बच्चियां होती हैं, उनको अबडक्ट किया जाता है, रेप किया जाता है उनका, और जबरन अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उनका एक निकाह कर दिया जाता है और फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, जिसमें आप चाहे हम जुडिशरी की बात करें, सरकार की बात करें, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज आईएसआई एक मियां मिट्ठू नाम के एक शख्स के द्वारा ये पूरा रैकेट चलाती है, जिसका काम ही है कि वो जो माइनॉरिटीज इसलिए जरूरी है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को संरक्षण तो ऐसी स्थिति में करना। ठीक है अंबर, जरा साजिद रशीदी साहब से समझना चाहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, जिन मुसलमानों ने बंटवारे के वक्त ये तय किया, ये चुना कि वो भारत में नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, आज 70 साल बाद, 75 साल बाद उनको एक बार फिर भारत में सिटीजनशिप देने के बारे में क्यों सोचा जाए? देखिए अनुराग, एक बात समझ लीजिए, CAA का मैं भी कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश का एक संविधान है और हमारे देश का संविधान कम्युनल नहीं है, वो सेकुलर है। और संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून आप नहीं बना सकते, धर्म के आधार पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का, जो भी आपकी स्कीम्स हैं उनका आप नहीं कर सकते, ये संविधान कहता है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कानून बनता है CAA के नाम से, और उसमें एक कम्युनल बात लिखी जाती है जानबूझकर तुष्टीकरण के नीति से कि साहब जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख और ईसाई जो भी लोग प्रताड़ित होंगे उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को नहीं दी जाएगी। जी, ये लिखने की जरूरत क्या थी?
जब आप इस बात को सुनिश्चित करना साजिद चाहते रशीदी हैं साहब, अपनी माफ बातों कीजिए, में बीच कि में साहब आपको रोक रहा मुसलमान हूं। तो वहां प्रताड़ित है ही क्या नहीं, एक तो जब मुस्लिम मुसलमान वहां प्रताड़ित मेजॉरिटी, नहीं तो आपको इसमें लिखने की क्या जरूरत लिखा क्या है? थी? ऐसा साजिद कहीं पे रशीदी भी साहब, नहीं क्या लिखा एक है। मुस्लिम मेजॉरिटी, देश की मेजॉरिटी को, मतलब मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए, इस तरीके के अनुराग, हालात हैं उन मुझे, देशों के, और क्या ये रिबटल करना होना चाहिए? मतलब हम 20 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दें जो विक्टिम नहीं है? नहीं, मैं आपके उस सवाल पर ही शुरू हुआ था कि आपने सवाल कर लिया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप भी मानते हैं और दूसरे लोग भी मानते हैं, इवन सरकार भी मानती है, बीजेपी भी मानती है कि साहब जो मेजोरिटी में है वहां उनके साथ तो उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। तो जब उत्पीड़न नहीं हो सकता तो आपको इस कानून में लिखने की जरूरत क्या थी कि साहब हम मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे? अब मत लिखते। नहीं, क्योंकि आप कहते हैं इंटरनल कि साहब सिक्योरिटी जो का खतरा हो हिंदू, सकता है। सिख और हो ईसाई सकता है आएगा, कि कोई हम उसको कसाब नागरिकता देंगे। के लिए अप्लाई करता, लेकिन भारत में आता दूसरी और बात- 26/11 जैसी वारदात नहीं को नहीं, अंजाम दूसरी देता। बात, अनुराग भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे। आपने अदनान सामी को नागरिकता दी कि नहीं दी? आपने सीमा हैदर को अपने यहां रखा कि नहीं रखा? लेकिन भारत सरकार ने ये और तो पता नहीं नहीं कहा कितने कि ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी मुल्क के हिंदुस्तान मुसलमानों में को रह रहे नागरिकता हैं। नहीं देंगे। ये तो आप ही के सवाल जो का जवाब आप है उनको ना। निकाल के बाहर नियम नहीं करते। सीए में 6 साल है, वो बाकी मजहब के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए 11 साल है। अरे अदनान सामी को दी पाकिस्तान का कि नहीं दी मुसलमान आपने? तो अब भी नागरिकता ले सकता है सर, इंतजार थोड़ा ज्यादा करना होगा, सिर्फ इतना अंतर है। अंबर जैदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अरे भाई, नहीं, अनुराग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रशीदी साहब ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में ये बात कही कि भारत का जो संविधान है वो कम्युनल नहीं है, और भारत में रशीदी साहब, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो आपने बात कही है मैं उसका काउंटर करना चाहती हूँ। आपने कहा कि भारत का संविधान कम्युनल नहीं है और भारत में कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनता। तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि धर्म के आधार पर जो भारत में पर्सनल लॉज बने हुए हैं, क्या आप उनका विरोध करते हैं? क्या आप ऐसी हर उस प्रैक्टिस का विरोध करते हैं जहां पर धर्म के आधार पर खासतौर से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? आप तो हमेशा इसके विरोध में नजर आते हैं कि नहीं, हमारा ये, क्योंकि हमें तो संविधान ने इजाजत दी अपना धर्म का पालन करने की। तो फिर आप ये हिपोक्रेसी कहां से दिखा देते हैं? और दूसरी बात, मैंने नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 से शुरुआत की थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है सिटीजनशिप एक्ट का, ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ा हुआ है। भारत का विभाजन नहीं होता तो ये सिटीजनशिप एक्ट इस तरह से नहीं होता कि पहले सवाल किया, इसका जवाब ले लेते हैं साजिद रशीदी साहब से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साजिद रशीदी साहब, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? उनको एक तरफ शरिया और इस्लाम के आधार पर और दूसरी तरफ जब अपने खिलाफ कोई बात आए तो संविधान की दुहाई। सिटीजनशिप एक्ट को आप नेहरू लियाकत पैक्ट को पढ़ लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक बात, अगर आप इस बात को मानते हैं कि इन मुल्कों के मुसलमानों को भी भारत में शरण मिलनी चाहिए, तो क्या आप इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पर पहले सेलेक्टिव अप्रोच का सवाल जो आपने खड़ा किया, नेहरू लियाकत पैक्ट पर मैं आऊंगा, क्योंकि साजिद रशीदी साहब, उत्पीड़न हो रहा था मुसलमानों का। साजिद रशीदी साहब, हाँ, सुनिए, देखिए, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा सवाल उठाया है अंबर ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्या संविधान का हिस्सा मानती हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ तो संविधान का हिस्सा नहीं है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो संविधान ने हमें अपने मजहब पर अमल करने की और उसकी प्रैक्टिस करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत दी है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो उसको आप संविधान की रूह से क्यों देखते हैं? वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, लेकिन अंबर जैदी जो कह रही है वो ये कह रही है कि अगर मजहब के नाम पर अंतर नहीं होता है, अधिकार मिले हैं संविधान में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन सकती है, माइनॉरिटी कमीशन बन सकता है, माइनॉरिटीज के लिए स्कीम बन सकती हैं, तो पड़ोसी मुल्क के माइनॉरिटीज को भारत में नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए, हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बंटवारे का खिलाफ हूं, और मैं ये चाहता हूं आपके साथ में, इवन मोदी जी के साथ में और बीजेपी और सरकार के साथ में, अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की कोई बात आए तो साजिद रशीदी सबसे पहले आगे होगा। और हमने तो कारगिल जंग में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारे इमाम सरहद पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, आप हमें इजाजत दीजिए। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि पाकिस्तान जो अलग हुआ, लेकिन साजिद रशीदी, जो बात आप यहाँ टीवी डिबेट में कह रहे हैं, नेहरू ने वो जमीन पर भी दिखती है क्या? मुझे पूरा भरोसा है आपकी बात पर,
मुझे आपकी पाकिस्तान बात का पर इस्लामिक पूरा देश भरोसा है, होना कोई लेकिन मतलब नहीं एक- रखता। एक विरोधाभास नजर आता है। साजिद रशीदी, विरोधाभास इस तरीके का है कि इस देश में 40,000 रोहिंग्या रह सकते हैं, इस देश में 2 लाख से ज्यादा शरणार्थी रह सकते हैं, बताइए। इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी रह सकते हैं लीगली इलीगली, लेकिन अगर 20-25 हजार हिंदुओं को देश की चुनी हुई सरकार, देश की सर्वोच्च संस्था से कानून बनाकर नागरिकता देती है, तो साजिद रशीदी सवाल उठा रहे हैं। 2 करोड़ बांग्लादेशी पर सवाल नहीं उठाएंगे, 25,000 हिंदुओं की नागरिकता पर सवाल उठाएंगे। नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं अनुराग, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं अनुराग, आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। देखिए, अगर 1.5 लाख रोहिंग्या यहां रह सकते हैं या 50,000 जो है बांग्लादेशी रह सकते हैं आसाम में, तो उनको अलग क्यों किया जाने की बात की जाती है? आपने उनको रखा है ना, उनको आने क्यों दिया? बॉर्डर क्यों खोल दिया आपने उनके लिए? जब आपने उनके लिए बॉर्डर खोले हैं, इसलिए तो खोले हैं कि आपका दिल बड़ा है। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं सर, अवैध लेकिन घुसपैठियों जब कानून बनाने की बात के लिए करते हैं तो तो दिल कहते बड़ा हैं कि नहीं हो सर सकता। हिंदुओं को साजिद रशीदी, मिलेगी, जो मुसलमान को घुसपैठिया है, नागरिकता नहीं मिलेगी। जो घुसपैठिया है, जो अवैध ढंग से आया है, उसके लिए तो दिल बड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए तो नहीं, एनआरसी है, अवैध थोड़ा इंतजार घुसपैठ करना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरा यही तो सवाल है, अवैध घुसपैठ हुई कैसे? ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन अंबर हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं, वो लगातार अपनी बात को कह रही थी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर अवैध घुसपैठिए रह सकते हैं, रोहिंग्या रह सकते हैं, तो देश की चुनी हुई सरकार सर्वोच्च संस्था से कानून बनाकर पड़ोसी मुल्क की प्रताड़ित माइनॉरिटी को नागरिकता क्यों नहीं दे सकती? रोहिंग्या पर चुप्पी और हिंदुओं पर सवाल। अंबर जैदी, ये डबल स्टैंडर्ड है क्या? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये अनुराग, हमें फ़र्क घुसपैठियों में और शरणार्थियों में करना होगा, समझना होगा, क्योंकि जब भी बात होती है सीए की तो लोग शरणार्थी और घुसपैठियों को एक ही कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं। जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जिन लोगों को नागरिकता देने की बात सीए के अंतर्गत की जाती है, तो वो भारत का एक मौलिक दायित्व है जिसकी जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, 76 साल गुजर चुके हैं, जो जिम्मेदारी भारत की रही उसको पूरा करने में बहुत साल लगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो घुसपैठियों को क्यों हम यहाँ पर घुसने दें, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी विपक्षी दल है, उनको घुसपैठियां नहीं बोलना चाहिए बल्कि उनका वोट बैंक बोलना चाहिए। मैं तो उनको उनका वोट बैंक बोलना चाहती हूँ। जिस तरह से ममता दीदी एक आउटरीच, एक गुस्सा अपना व्यक्त कर रही है, उसे पता चलता है कि वो कितनी डिस्टर्ब है। आप पूरी तरह से इसको पॉलिटिसाइज, और जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो आवाज उठा लेते हैं। साजिद रशीदी कुछ कह रहे हैं अंबर आपके इस सवाल पर, नहीं है, और उनको आप आपत्ति है आपकी इस बात पर। साजिद रशीदी गुस्से में ऐसा खड़ा कर देते हैं, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, साजिद अनुराग भाई एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। सिर्फ मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि घुसपैठिए आते क्यों हैं देश में? ठीक है, और जब पता चल गया कि 1.5 लाख रोहिंग्या यहाँ रहते हैं, 50,000 आसामी बांग्लादेश के लोग रहते हैं, तो उनको निकाला क्यों नहीं जाता? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जब भी कोई इंसान हमारे देश में आता है तो वो शरणार्थी बनकर ही आता है। पाकिस्तान के लोगों को, जो हिंदू हैं, उनको शरणार्थी कहा जाए और रोहिंग्याज को आप अवैध घुसपैठिया कहने लगे। दो अलग-अलग चीजें नहीं है। साजिद रशीदी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, गलत जानकारी तो मत दीजिए। अदनान सामी घुसपैठिए नहीं है, सरकार ने अदनान सामी घुसपैठिए नहीं है, ये फर्क है। शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क है। अदनान सामी शरणार्थी है, अदनान सामी शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप गलत बात कर रहे हैं ना, लोगों को कंफ्यूजन होगा। अरे भाई, ये बीच में क्यों बोलती हो आप अंबर? जब आप अपनी बात जब आपका नंबर आता है, जब तो आप सही बोल नहीं पाती, फिर मैं जब मैं बोलता तो हूं तो याद आ जाता है। ठीक है, ठीक है। साजिद रशीदी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट। मैं सिर्फ सवालों ये के कहना जवाब तो चाहता आपके पास है नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बर्मा अरे सुनो भाई, सुन लो, काम की बात कर लो, ये हंसने का बोलिए। आप नेशनल टीवी पर बैठकर हंस रही हैं और इतने जोर से हंस रही हैं। बोलिए। लोग मजाक उड़ाएंगे। सुनिए, देखिए, जब रोहिंग्या 1.5 लाख लोग यहाँ आए, आप उसकी चिंता तो वो बर्मा से परेशान होकर आए ना। हमने बॉर्डर खोले उनके लिए, हमारी एजेंसी उनको रोक सकती थी, क्यों नहीं रोका उस वक्त में? अगर उस वक्त नहीं रोका और उनको हमने शरण दी,
तो आज उनको अवैध घुसपैठिया क्यों कहा जाता है? सर, जो अवैध घुसपैठिया होता है और जो शरणार्थी होता है उनमें थोड़ा फर्क होता है। रोहिंग्याओं के लिए भारत सरकार से कोई स्कीम नहीं चलाई गई कि आप पड़ोसी मुल्क से प्रताड़ित हैं तो भारत में आ जाइए और बंगाल से कश्मीर तक पहुंच जाइए। ये कोई भारत की योजना नहीं थी। अवैध रूप से घुसे हैं, लगातार डिपोर्ट किया जाता है। अंबर जैदी, मैं जो वो अवैध रूप से घुसने में जिम्मेदार कौन है? ठीक है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। अंबर जैदी, ठीक है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। अंबर जैदी, एक जो तबका है जो अंबर प्लीज सवाल सुन लीजिए। एक जो तबका है अंबर, वो ये कह रहा है कि देखिए सीए शुरुआत है, आने वाले वक्त में एनआरसी की शुरुआत होगी, और ये जो एक तबका लगातार विरोध कर रहा है सीए का, वो दरअसल में एनआरसी से डरा हुआ है। सबूत दिखाने होंगे, कागज दिखाने होंगे, और हो सकता है कि जो कागज ना दिखा पाए उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। अंबर, देखिए, ये तो जब भी अनुराग कोई भी अमेंडमेंट हमारे देश में होता है तो हमारे देश के जितने भी विपक्षी दल हैं वो हर बात में सड़कों पर नजर आते हैं और लोगों को, खासतौर से मुस्लिम समाज को भड़काकर उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करके सड़कों पे उतार देती हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों के बीच जनता की नब्ज पकड़ने में विपक्षी दल नाकाम है, तो इस तरह के मुद्दों पर मुसलमान समाज को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम सीए की बात करें तो सीए पर ही रहते हैं, एनआरसी पे बाद में बात करें, क्योंकि सी को लेकर इस तरह के भ्रम फैलाए गए कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। 2019 में सी अमेंडमेंट हो गया, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई, किसी भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं निकाला गया। तो ये जो भ्रम और अफवाहें सीए के अराउंड हमें देखने के लिए मिलती है और विपक्षी दल इसको फैलाते हैं, और साथ में हमारे कुछ समाज के जिम्मेदार लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है उनको जो हमारी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कानूनी चीजें हैं, साजिद रशीदी साहब जो बात अंबर जैदी कह रही है उनका सीधा मतलब ये कि एक जिम्मेदार इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप न्यूज नेशन के दर्शकों को बताइए, जो खासकर मुस्लिम दर्शक हैं, कि क्या सीए से भारत के मुसलमान को कोई खतरा है? क्या सीए से भारत के मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी? क्या सीए से भारत के मुसलमान को डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा? साजिद रशीदी साहब, आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकारी दीजिए। सुनिए, देखिए मैं जानकारी दे रहा हूं, उस जानकारी को अच्छी तरह से सुनिएगा ताकि समझ में आए। CAA से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात जब आपने एनआरसी की है तो एनआरसी का एक थोड़ा सा बानकी हमने देखी आसाम में जी। आपको याद होगा 6 लाख लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, और उनमें वो लोग भी थे, वो खानदान भी थे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने 20 साल और 25 साल आर्मी में खिदमत भी दी है, उसमें वो लोग भी थे जो सरकारी नौकरियों से रिटायर हुए हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? ठीक है, जो आदमी 25 साल फौज में अपनी नौकरी दे चुका, खिदमत कर चुका, और उसको आपने कह दिया कि आप तो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, जो देश का राष्ट्रपति रह चुका। वैलिड पॉइंट अंबर, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जो सवाल साजिद रशीदी मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब थोड़ा एक बार फिर दीजिए, दर्शकों को क्लियरिटी आए। तो इस देश के मुसलमानों को सीए से कोई खतरा है क्या? इस देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी क्या सीए से? क्या सीए से इस देश के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, हाँ या ना? आप थोड़ा अवेयर कीजिए मुसलमानों को। नहीं, बिल्कुल सीए से कोई खतरा नहीं है। सीए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। एनआरसी से मुसलमान को भी खतरा है, हिंदू को भी खतरा है, अंबर दलित को भी खतरा है। सीए एनआरसी का एंट्री पॉइंट कागजात नहीं बनवा पाते। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं पूरे देश में लागू होगा। और ये जो तबका विरोध कर रहा है सीए का, ये दरअसल में एनआरसी से डर रहा है। जी देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये कि सी का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध करने की आदत पड़ गई विपक्षी दलों को और उनके जो जितने भी समर्थक हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं एनआरसी पर। मेरा सवाल आप ही से है कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के पास एनआरसी नहीं है? एनआरसी नहीं है। और बात जब आती है, अगर खासतौर से आसाम की बात करें तो आसाम की स्थिति बिल्कुल अलग है। आसाम या इनफैक्ट और अलग जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनकी स्थिति बहुत खतरनाक है और ये बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं। आप किसी एथनिक एसएमई से जाके बात करें, उनसे पूछिए कि किस तरह से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस
बॉर्डरिंग स्टेट्स में बढ़ रहा है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और एनआरसी बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। पाकिस्तान तक के पास एनआरसी है, भारत के पास एनआरसी नहीं है। जरा सोचिए, अगर एनआरसी होती है तो भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम चीज है। अगर कोई 50 साल पहले आ गया या 25 साल पहले आ गया तो वो अपने कागज दिखाए। और इनफैक्ट बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ तो ये हमारा समझौता है ही कि अगर जो कोई भी बांग्लादेशी है तो उसको बांग्लादेश सरकार वापस लेगी। तो आपको दिक्कत क्यों है? और अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र में एनआरसी लाने का कोई भी ड्राफ्ट रेडी नहीं है, तो आप पहले से अफवाहें क्यों फैलाने में लगे हुए? भ्रम फैलाने से बचिए। देश में नाजुक स्थिति बनी हुई है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए जिम्मेदार लोगों को। साजिद रशीदी, देश के मुसलमानों को डराने की, भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है। अनुराग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे नहीं, देश के सवाल यह है कि मुसलमानों के साथ क्यों थोपा जाता है एनआरसी को। एनआरसी में तो वो लोग, आप आसाम में देखिए, क्या सारे 6 लाख में मुसलमान थोड़े ही थे वो? उसमें तो फिर ये डर सिर्फ मुसलमानों में क्यों नजर आ रहा है? शामिल है सर, फिर तो हर तबके में डर होना चाहिए। मुसलमान ये का तो सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम वोटर्स के नेता वही क्यों आकर खड़े हो रहे हैं? अगर हिंदुओं को एनआरसी से दिक्कत है तो हिंदुवादी संगठनों को भी सड़क पर आ जाना चाहिए। नहीं, आप बीजेपी को हवा बना रहे हैं मुसलमानों के लिए। अरे भाई, विपक्ष थोड़ा ही मुसलमान कर रहा है। ये तो बीजेपी मुसलमान कर रही है। विपक्ष ने कहा है मुसलमान? कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जितने भी नेताओं के बयान आए हैं साजिद रशीदी पिछले 48 घंटे में, वो कह रहे हैं कि सीए मुसलमान विरोधी है, इससे हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवाइड बढ़ जाएगा, डिटेंशन सेंटर में मुसलमानों को डाल दिया जाएगा। इस तरीके के बयान आ रहे हैं। सर, बंटवारे ही मुस्लिम वोट बैंक जाहिल है वो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग अज्ञानी हैं, जिनको ये पता नहीं है। सुनिए, देखिए, एनआरसी हर उस आदमी के लिए खतरनाक है जिसके पास उसकी पुश्तैनी जमीन नहीं है, जिसके पास उसके पुश्तैनी कागजात नहीं है, जिसको ये पता नहीं मेरे फादर कहाँ पैदा हुए, जिसको ये पता नहीं कि मेरे दादा का क्या नाम था। उन सबके लिए खतरनाक है। उसमें सिर्फ मुसलमान थोड़ी है, ठीक है। उसमें तो लेकिन एक अहम बात यहाँ पर अंबर जैदी जो साजिद रशीदी ने कही है, इस शो के आखिर में एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस देश के मुसलमान जो इस शो को देख रहे हैं, साजिद रशीदी बीइंग इस्लामिक स्कॉलर बता रहे हैं कि सीए से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीए से घबराने की जरूरत नहीं है, सीए से किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है, किसी भी मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला जा रहा है। अंबर, आपको लगता है कि इस तरीके का मैसेज और आगे आना चाहिए, कई और इस्लामिक स्कॉलर्स को आगे आना चाहिए इस तरीके की क्लैरिटी के साथ? साजिद रशीदी इन ऐसे मुद्दों पर इतनी स्पष्टता के साथ बहुत कम नजर आते हैं, आ जा रहे हैं। समाज के अनुराग, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस चीज़ के लिए उनका साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने अहम वक्त में इस तरह की बात की है और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है। और भी जिम्मेदार लोगों को इस तरह की बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जो माहौल बना हुआ है और अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई उन्माद ना फैले। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि हर तरह के भ्रम को दूर करें। लेकिन एनआरसी को लेकर फिर से वही अफवाहों की बात की जाती है। अभी कोई ड्राफ्ट रेडी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। अफवाहों से बचना चाहिए। एक तरफ आप अफवाहें दूर करें, हमारे शो का मकसद भी यही था अंबर। और जैसा आपने कहा कि अभी तो एनआरसी की चर्चा नहीं है, तो उस पर बात ही क्यों की जाए। सीए की चर्चा हो रही है, सीए का जो इंपैक्ट है देश के मुसलमानों पर, वो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, तनाव में आने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और सीए को लेकर अपनी अपनी राय, अपना अपना पक्ष दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।